सामाजिक विज्ञान की एक अच्छी क्लास आखिर होती कैसे है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। हम समझेंगे कि अपर प्राइमरी लेवल पर इस जरूरी विषय को असरदार ढंग से कैसे पढ़ाया जा सकता है और देखेंगे कि एक कामयाब क्लासरूम की असल बुनियाद क्या होती है। तो चलिए सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। वो ये कि बच्चे अपने चारों तरफ की इस विशाल, जटिल और विविधताओं से भरी दुनिया को आखिर समझते कैसे हैं? यही वो सवाल है जो सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के बिल्कुल केंद्र में है। इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हम अपनी इस चर्चा को 4 हिस्सों में देखेंगे। पहले हम विभिन्नताओं की दुनिया को समझेंगे, फिर करके सीखने के आइडिया पर बात करेंगे, उसके बाद जानेंगे कि बच्चों का मन कैसे विकसित होता है और आखिर में देखेंगे कि इन सबसे महत्वपूर्ण विचारकों का निर्माण कैसे होता है। तो हमारा पहला पड़ाव है विभिन्नताओं की दुनिया। देखिए, एक असरदार क्लास की शुरुआत वहीं से होती है जहां हम ये समझना शुरू करते हैं कि हमारे छात्र अपने साथ क्लासरूम में क्या-क्या लेकर आ रहे हैं। मतलब उनकी अलग-अलग पृष्ठभूमि और उनके तजुर्बे। अब देखिए, भारत की जो जबरदस्त विविधता है वो कोई रुकावट नहीं है, बल्कि ये तो वो कैनवस है जिस पर सीखने सिखाने की पूरी तस्वीर बनती है। ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हर छात्र दुनिया को अपने एक खास नजरिए से देखता है और एक अच्छे शिक्षक को उन सभी नजरियों का सम्मान करना होता है। ये आंकड़े हमें देश की धार्मिक विविधता की एक झलक दिखाते हैं, पर ये सिर्फ नंबर्स नहीं है। असल में ये वो अलग-अलग दृष्टिकोण और अनुभव हैं जिन्हें छात्र हर रोज अपनी क्लास में लेकर आते हैं, और इन्हीं विभिन्नताओं को समझना एक समावेशी यानी इंक्लूसिव क्लासरूम की पहली सीढ़ी है। और बात सिर्फ धर्म तक ही सीमित नहीं है। भाषा को ही ले लीजिए। भारत में 325 अलग-अलग भाषाएं इस्तेमाल होती हैं। जरा सोचकर देखिए, इसका मतलब है कि एक ही क्लासरूम में दुनिया को देखने, समझने और बयान करने के कितने सारे अलग-अलग तरीके एक साथ मौजूद हो सकते हैं। तो सवाल यह है कि इतनी विविधताओं से भरी क्लास को पढ़ाया कैसे जाए? हमारा दूसरा खंड इसी सवाल का जवाब देता है। हमें सिर्फ लेक्चर देने या पैसिव तरीके से पढ़ाने से आगे बढ़ना होगा और छात्रों को एक्टिव रूप से शामिल करना होगा। यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी आइडिया सामने आता है, सक्रिय सम्मिलन। अब इसका सीधा सा मतलब यह है कि छात्र सिर्फ चुपचाप बैठकर जानकारी को ग्रहण नहीं कर रहे, बल्कि वो ज्ञान को बनाने की प्रक्रिया में, उस प्रोसेस में सक्रिय रूप से हिस्सा ले रहे हैं। वो सवाल पूछ रहे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं और खुद चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा माहौल बनाने के लिए कुछ बुनियादी सिद्धांत हैं। पहला, एक सुरक्षित माहौल बनाना जहां छात्र बिना डरे सवाल पूछ सकें। दूसरा, छात्रों के बीच सहयोग मतलब कोलैबोरेशन को बढ़ावा देना। तीसरा, उन्हें ऐसी गतिविधियों में शामिल करना जिनका कोई मतलब हो। और सबसे जरूरी, जो भी नई जानकारी दी जा रही है उसे उनके पुराने ज्ञान से जोड़ना। और इस सोच को लेव वाइगॉट्स्की के काम से और भी बल मिलता है। वो कहते हैं कि सीखना कोई अकेले में करने वाला काम नहीं है, ये तो एक सामाजिक प्रक्रिया है। बच्चे आपस में बातचीत और सहयोग के जरिए ही अपने समाज से सोचने और समझने के जरूरी टूल्स हासिल करते हैं। मतलब ये कि क्लासरूम में चर्चा और टीम वर्क सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं, बल्कि सीखने का एक बहुत ही बुनियादी तरीका है। लेकिन छात्र सक्रिय हों कैसे? इसके लिए हमें यह समझना होगा कि उनका दिमाग काम कैसे करता है। तो चलिए अब मनोविज्ञान की दुनिया में चलते हैं। हमारा तीसरा खंड पढ़ाने के कैसे को बाल मनोविज्ञान के क्यों से जोड़ता है। और इस फील्ड में एक नाम सबसे अहम है, जीन पियाजे। उनका संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत ये समझने में हमारी मदद करता है कि बच्चे समय के साथ कैसे बड़े होते हैं और उनकी सोचने समझने की क्षमता कैसे बदलती है। पियाजे ने विकास के ये 4 चरण बताए हैं और ये हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाते हैं। बच्चे कोई छोटे वयस्क नहीं होते, उनका दिमाग एक अलग ही तरीके से काम करता है और वो एक क्रम में विकसित होता है। इस बात को समझना हर शिक्षक के लिए बहुत जरूरी है। खासकर प्राइमरी स्कूल के लिए इन 2 स्टेजेस के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। पूर्व परिचालन अवस्था में बच्चे की सोच मैं पर केंद्रित होती है, लेकिन मूर्त परिचालन अवस्था में पहुंचते पहुंचते वो अपने आसपास की दुनिया के बारे में तर्क से, लॉजिक से सोचना शुरू कर देता है। ये एक बहुत बड़ी छलांग है। अच्छा, तो हमने छात्रों की विविधता को समझा, उन्हें सक्रिय रूप से शामिल करने के तरीके देखे और उनके दिमागी विकास को भी जाना। पर इन सब का असली मकसद क्या है? आखिर हम पहुंच कहाँ रहे हैं? हमारा चौथा और आखिरी खंड इसी पर केंद्रित है, महत्वपूर्ण विचारकों का निर्माण। और यहीं पर आता है अंतिम लक्ष्य, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र को बढ़ावा देना। देखिए,
इसका मतलब सिर्फ जानकारी रटना नहीं है, बल्कि छात्रों को इतना सशक्त बनाना कि वो समाज का विश्लेषण कर सकें। उन्हें ये सिखाना है कि वो सवाल पूछें, समाज में चली आ रही बातों को जस का तस ना मान लें और अपने आसपास की दुनिया को एक गहरी नज़र से देखें। अब जाहिर है, इस तरह की सोच को बढ़ावा देने के लिए क्लास का माहौल भी वैसा ही बनाना होगा। ऐसा माहौल जहां छात्रों को अपनी काबिलियत का एहसास हो, जहां उनकी स्वतंत्र सोच को बढ़ावा मिले और जहां वो बिना किसी डर के अपनी बात रख सकें, भले ही वो शिक्षक के विचारों से अलग क्यों ना हो। तो आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। ये सिर्फ पढ़ाने का एक तरीका नहीं है, इसका एक बहुत गहरा सामाजिक मकसद भी है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर हम अपनी अगली पीढ़ी को इस तरह से शिक्षित करते हैं तो हम भविष्य के लिए किस तरह के समाज का निर्माण कर रहे हैं। एक ऐसा समाज जो आलोचनात्मक, जागरूक और विचारशील नागरिकों से बना हो।